अगर आप भारत में बैठे हैं तो शायद सोच रहे होंगे पाकिस्तान के एक पूर्व प्रधानमंत्री की जेल की कहानी से हमें क्या लेना देना। मगर जरा सोचिए, जिस मुल्क में एक फौजी जनरल को अभी अभी सेना की तीनों शाखाओं पर बेमिसाल इख्तियार मिला हो, जहां का पूर्व प्रधानमंत्री 3 साल से जेल में हो और जहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रही हो, उस मुल्क की सरहद ठीक हमारे बगल में है। पाकिस्तान की अस्थिरता का मतलब है सरहद पर तनाव, आतंकवाद का खतरा और पूरे दक्षिण एशिया का हिलता संतुलन। तो ये सिर्फ इमरान खान की कहानी नहीं, यह हमारी सुरक्षा से जुड़ी कहानी है। पूरी तथ्य आधारित पड़ताल अभी इस वीडियो में। मैं हूं ज़ुहैब तुराबी। चलिए इमरान खान के भूत, वर्तमान और भविष्य यानी माजी, मुस्तकबिल और मौजूदा दौर को सिलसिलेवार बिना किसी पक्षपात के समझते हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर आज अगस्त 2026 की जेल तक, माजी, भूतकाल, क्रिकेट हीरो से राजनीति तक। इमरान अहमद खान नियाजी का जन्म 5 अक्टूबर 1952 को लाहौर में हुआ। एचिसन कॉलेज में पढ़ाई की, फिर इंग्लैंड के रॉयल ग्रामर स्कूल, वॉर्सेस्टर और आखिर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री। 1971 में सिर्फ 18 साल की उम्र में पाकिस्तान की राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया। 1982 में कप्तान बने और 1992 में इंग्लैंड को हराकर पाकिस्तान को उसका पहला और अब तक का इकलौता विश्व कप दिलाया। 1994 में उन्होंने शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल की स्थापना की, जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है। 25 अप्रैल 1996 को लाहौर में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की बुनियाद रखी। शुरुआत मुश्किल रही। 1997 के चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। 2002 में खुद इमरान खान ने एक सीट जीती। धीरे धीरे उनका भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चर्चा में आया और 2013 तक पीटीआई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 2018 के आम चुनाव में पीटीआई ने शानदार प्रदर्शन किया और 18 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री बने। सत्ता से जेल तक 2018 से 2023 प्रधानमंत्री रहते हुए इमरान खान ने 10 बिलियन ट्री सुनामी, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं शुरू की। कोविड-19 के दौरान स्मार्ट लॉकडाउन की रणनीति अपनाई, मगर अर्थव्यवस्था संकट में रही, कर्ज बढ़ा, मुद्रास्फीति बढ़ी। अप्रैल 2022 में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर का खारिज करना और फिर सुप्रीम कोर्ट का उसे बहाल करना और 10 अप्रैल 2022 को 174 वोटों से इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया। उन्होंने इसे विदेशी साजिश बताया, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान सेना का हाथ होने का आरोप लगाया। दोनों ने इससे इनकार किया। इसके बाद कानूनी मामलों का अंबार लगा। तोशाखाना केस में 2023 में 3 साल की सजा बाद में स्थगित। सिफर केस में 2024 में 10 साल की सजा बाद में पलटी गई और अब सबसे बड़ा अल कादिर ट्रस्ट केस, जिसमें इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जमीन भ्रष्टाचार के मामले में सजा हुई। गौरतलब है, आउटलुक इंडिया की फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक ये सजा 17 साल तक बढ़ चुकी है, यानी शुरुआत 14 साल से भी ज्यादा। इमरान खान और पीटीआई इन सभी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हैं। 5 अगस्त 2023 से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है, यानी अब 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। अगर आपको ऐसी गहरी तथ्य आधारित इनसाइड स्टोरीज पसंद है, जो सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि हर दावे की तह तक जाकर सच्चाई परखती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं वर्तमान की तरफ, जो सबसे उलझा हुआ, सबसे संवेदनशील हिस्सा है। सेहत का संकट, आग से लेकर एंजाइटी तक। फरवरी 2026 में यह खबर आई कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी CRVO का पता चला है।
खुद उनके वकील ने बताया कि उन्हें दाहिनी आंख के करीब 85% रोशनी जाने का डर है, एक आरोप जिसे सरकार ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को एक मेडिकल बोर्ड बनाने और बच्चों से फोन पर बात करने की इजाजत देने का आदेश दिया। फिर अगस्त 2026 में हालात और बिगड़े। 1 अगस्त की मेडिकल जांच रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव, धड़कन, सिर में भारीपन और बेचैनी का जिक्र आया। डॉक्टरों ने खुद रिपोर्ट में लिखा, 74 साल के इस व्यक्ति में तनाव की स्थिति जोखिम पैदा कर सकती है और परिवार से ज्यादा मुलाकातों की सिफारिश की। एक जरूरी एहतियात, आंख की रोशनी को लेकर दोनों पक्षों के दावे अलग अलग रहे हैं। फरवरी में परिवार का दावा 85% रोशनी जाने का था, जबकि जेल प्रशासन की बात की रिपोर्ट्स में इसे कम गंभीर बताया गया। ये मतभेद अब भी अनसुलझा है। इसका सटीक स्वतंत्र मेडिकल आकलन अभी तक सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। 18 से 21 अगस्त वो 4 दिन जिन्होंने सुर्खियां बटोरी। अब आते हैं अगस्त की सबसे बड़ी, सबसे नाटकीय कड़ी पर। अल जजीरा और द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को जस्टिस शाहिद वहीद की अगुवाई वाली 3 सदस्यीय बेंच ने आदेश दिया कि इमरान खान को 48 घंटों के भीतर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाए। एक मेडिकल बोर्ड बने जिसमें उनके निजी डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी शामिल हो और परिवार से साप्ताहिक मुलाकात तथा बेटों से हफ्ते में 2 बार फोन पर बात की इजाजत मिले। मगर सरकार ने 19 अगस्त को इस आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल की। इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने अलग से भी एक पिटीशन दाखिल की। पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर देर कर रही है और अवमानना याचिका की धमकी दी। आखिरकार 20-21 अगस्त की रात करीब 12:30 बजे इमरान खान को अदियाला जेल से निकाला गया। मगर और यही असली ट्विस्ट है, उन्हें शिफा इंटरनेशनल नहीं बल्कि सरकारी अस्पताल PIMS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया। सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने बताया कि यह फैसला शिफा अस्पताल के रास्ते और बाहर पीटीआई कार्यकर्ताओं की वजह से बनी सुरक्षा स्थिति के चलते लिया गया। हालांकि शिफा के डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। एक नेत्र रोग विशेषज्ञ, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन की टीम ने जांच के बाद उन्हें मेडिकली फिट घोषित किया और सुबह करीब 5 बजे उन्हें वापस अदियाला जेल भेज दिया गया। उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने इस पूरी जांच के दौरान मौजूद थी। पीटीआई ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन बताया क्योंकि आदेश में साफ शिफा अस्पताल का नाम था, PIMS का नहीं। अगली सुनवाई 16 सितंबर के लिए तय है। उज़्मा खान के आरोप बनाम सरकार का इनकार। इस पूरी घटना के बाद इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान ने कुछ बेहद गंभीर आरोप लगाए कि PIMS में बिजली नहीं थी और टॉर्च की रोशनी में आंखों की जांच हुई, कि इमरान खान को एक अंधेरी कोठरी में अकेला रखा गया है जिससे उनकी याददाश्त प्रभावित हो रही है और उन्हें महीना तक याद नहीं रहता। परिवार को बार बार गुमराह किया गया। वेरिफिकेशन जरूरी है। ये सभी बातें डॉक्टर उज़्मा खान का अपना बयान है। ये अब तक किसी स्वतंत्र मेडिकल जांच या अदालत के निष्कर्ष से पुष्टिशुदा नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, ये दोहराते हुए कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है और उन्हें बेहतरीन इलाज मिल रहा है। यहाँ 2 बिल्कुल विरोधाभासी बयान आमने सामने हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता का तकाजा है कि दोनों दर्ज हों, बिना किसी एक को अंतिम सच मान लिए। क्रिकेट जगत की आवाज, 2 अलग अलग पत्र। अब एक बेहद दिलचस्प, अक्सर उलझाई जाने वाली कड़ी। अल जजीरा के मुताबिक पहला खुला पत्र 17 फरवरी 2026 को आया। 14 पूर्व अंतरराष्ट्रीय कप्तानों ने, जिसमें सुनील गावस्कर, कपिल देव, एरन गॉर्डन, इयान और ग्रेग चैपल, क्लाइव लॉयड और जॉन राइट शामिल थे, पाकिस्तान सरकार से बुनियादी इंसानी वकार और उचित मेडिकल देखभाल की अपील की। फिर अगस्त 2026 की इस हॉस्पिटल PIMS वाली घटना के ठीक बाद याहू न्यूज और द ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दूसरा बड़ा पत्र आया।
इस बार 21 से 22 पूर्व कप्तानों का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल ने खुद शुरू किया था। इस दूसरे पत्र में गावस्कर, कपिल देव के साथ साथ दिलीप वेंगसरकर भी शामिल हुए, यानी वेंगसरकर पहले पत्र में नहीं दूसरे से जुड़े। इस पत्र में 3 साफ मांगे रखी गई। कोर्ट द्वारा तय मेडिकल बोर्ड को पूरी स्वतंत्र जांच करने दी जाए, परिवार से मुलाकात बहाल हो और ये सब बिना देरी के हो। कपिल देव ने खुद कहा, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इमरान खान को सबसे अच्छा इलाज मिले और कुछ नहीं। एक जरूरी बात, मूल दावे में कहा गया था कि इस पत्र पर 5 विश्व कप विजेता कप्तानों ने दस्तखत किए। ये संख्या स्वतंत्र रूप से पुष्टि योग्य नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ये कहेंगे कि हस्ताक्षरकर्ताओं में कई विश्व कप जीत चुके कप्तान शामिल हैं, कोई सटीक गिनती किए बिना। आसिम मुनीर की बढ़ती ताकत, एक बड़ा समानांतर घटनाक्रम। अब एक ऐसा घटनाक्रम जो इमरान खान की कहानी से सीधे जुड़ा तो नहीं, मगर पाकिस्तान की मौजूदा सत्ता संरचना समझने के लिए बेहद जरूरी है। रिपब्लिक वर्ल्ड, आर्टरी और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त 2026 को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में संशोधन पास किए। ये विपक्ष के वॉकआउट के बीच हुआ। इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो पहले ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस दोनों हैं, को थल, जल और वायु तीन सेनाओं पर अभूतपूर्व अधिकार मिल गए, जिससे अफसरों की नियुक्ति, रिटायरमेंट और सेवा शर्तों पर सीधा नियंत्रण भी शामिल है। वे अब प्रधानमंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार भी हैं। द प्रिंट के विश्लेषण के मुताबिक ये पूरा पुनर्गठन मई 2025 की भारत पाकिस्तान झड़प, जिसे भारत में ऑपरेशन सिंदूर कहा गया, के बाद पाकिस्तान की सैन्य असफलताओं से सीखे गए सबक का नतीजा माना जा रहा है। यह घटनाक्रम इमरान खान की कहानी में इसलिए अहम है क्योंकि इसी बढ़ती हुई सैन्य ताकत के साय में पाकिस्तान की नागरिक सैन्य सत्ता का पूरा संतुलन तय हो रहा है और इमरान खान का भविष्य भी बड़े पैमाने पर इसी सत्ता समीकरण पर निर्भर करता है। डील की अटकलें, सावधानी के साथ। अब एक ऐसा हिस्सा जिस पर सबसे ज्यादा एहतियात बरतनी जरूरी है। सोशल मीडिया और कुछ विश्लेषणों में ये चर्चा चल रही है कि इमरान खान और सेना नेतृत्व के बीच पर्दे के पीछे किसी समझौते की कोशिश हो रही है, जिसमें बेहतर मेडिकल सुविधा के बदले पीटीआई सेना पर सीधे हमले टाल सकती है। पीटीआई के करीबी सहयोगी जुल्फिकार बुखारी का एक बयान भी इसी तरफ इशारा करता प्रतीत होता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान रिहा होते हैं तो वे ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे देश को नुकसान हो। यहां हमारी सबसे बड़ी एहतियात है। नए सूबे बनाने जैसे संवैधानिक संशोधनों के लिए सरकार को पीटीआई के समर्थन की जरूरत है। ये एक तार्किक संभावित व्याख्या है, मगर इसे किसी सरकारी सूत्र या पीटीआई के आधिकारिक बयान से हमने स्वतंत्र रूप से पुष्ट होते नहीं पाया। इसलिए इस पूरे डील वाले नैरेटिव को अभी सिर्फ राजनीतिक अटकल के तौर पर ही लिया जाना चाहिए, पुख्ता तथ्य के तौर पर नहीं। सरकारी सूत्रों ने भी ऐसी किसी बातचीत से इनकार किया है। क्षेत्रीय असर भारत के लिए क्या मायने? तो आखिर में लौटते हैं उसी सवाल पर जिससे हमने शुरुआत की। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पहला, इमरान खान ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी भारत से बातचीत की एक हल्की कोशिश की थी, मगर वे कभी वापसी करते हैं तो ये सवाल फिर उठेगा। दूसरा, पाकिस्तान की स्थिरता का सीधा असर अफगानिस्तान और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर पड़ता है। तीसरा और सबसे अहम, आसिम मुनीर के हाथ में बढ़ती सैन्य ताकत और पाकिस्तान के भीतर के सियासी उठापटक दोनों मिलकर सीमा पर सुरक्षा स्थिति को सीधे प्रभावित करते हैं। तो इमरान खान का भविष्य क्या है? 3 मुमकिन रास्ते नजर आते हैं। पहला, स्वास्थ्य के आधार पर कोई राहत अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच टकराव किसी नतीजे पर पहुंचता है। दूसरा, कोई राजनीतिक समायोजन जिसमें पुख्ता संकेत अभी तक सार्वजनिक तौर पर मौजूद नहीं। और तीसरा, मौजूदा हालात का जारी रहना, कानूनी मामलों में उलझे, जेल में बंद। पीटीआई ने 27 सितंबर 2026 को इस्लामाबाद की तरफ
लॉन्ग मार्च की घोषणा की है। ये मार्च शायद अगले कुछ हफ्तों में ये तय करे कि ये पूरी कहानी किस दिशा में मुड़ती है। मैं जोहैब तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।